नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बारे में, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने अभी हाल ही में तुर्की में, जिसको पहले टर्की के नाम से जाना जाता था, वहां पे कार बॉम्बिंग की है, जहां पे 6 लोगों की मृत्यु हुई है और काफी दर्दनाक और काफी सैड करने वाले फोटोज निकल के आए हैं। एक तो बहुत छोटी सी बच्ची थी जिसकी उस बॉम्बिंग में डेथ हो गई। तो चलिए हम विस्तार से इसको देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में है तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों इसने बॉम्बिंग करी, क्या इनकी मांग है, क्या इनका एम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में तुर्की में, देखो ये है तुर्की। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहले इसका नाम था टर्की। पहले लोग इसको कैसे जानते हैं? टर्की के नाम से। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले इन्होंने अपना नाम तुर्की बदला है। तो क्या कारण है, क्यों इन्होंने अपना नाम बदला, इसके पीछे इनका तर्क क्या है कि क्यों हमें तुर्की नाम से क्या प्रॉब्लम है, तुर्की हमने क्यों रखा, तो ये मैंने अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो हाल ही में टर्की में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस सिटी है इस्तांबुल। इस्तांबुल ध्यान रखिएगा, टर्की की कैपिटल नहीं है। टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है आपके पास अंकारा। तो अंकारा तो कैपिटल है, लेकिन फेमस सिटी है एक इस्तांबुल। यहाँ पे इस्तिकलाल एवेन्यू में एक बॉम्बिंग होती है। इस बॉम्बिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफी लोग जो हैं वो इंजर हो जाते हैं। ये जो अटैक है ये ऑर्डर किया गया था कोबानी से। अब देखो कोबानी क्या है? कोबानी एक्चुअल में एक मेजोरिटी कुर्दिश सिटी है नॉर्दर्न सीरिया में, जो कि टर्की से बॉर्डर करती है। तो ये एक सिटी है सीरिया में जहां पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी में कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर एक पार्टी है जिसको बोलते हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन लोगों ने ये बॉम्बिंग कराई है। अब ये तुर्की के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो देखो, टर्की में उनकी सबसे फेमस सिटी में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और इस्तांबुल जो है वो बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो इस हिसाब से भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो टर्की एक देश के तौर पे, ना ही उनकी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं PKK के ऊपर, जिसके ऊपर कहा गया कि भाई इन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया है। देखिए, ये जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PKK है, इसको असल में एक मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी ने बनाया था, जिनका नाम था अब्दुल्ला ओकालन, 1978 में। इसका एम क्या है? इसका एम है इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनाना। कुर्दिस्तान यानी एक ऐसा देश जो कुर्दों का हो। अब हम देखेंगे आगे कि कुर्द होते क्या हैं। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। धीरे धीरे फिर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उसी समय से इनका जो ये कुर्दिश नेशनलिज्म है, इसकी बात चल रही है। तो काफी सालों से ये मांग कर रहे हैं कि इनको एक अलग इंडिपेंडेंट देश चाहिए जो कि इन लोगों का हो, कुर्दों का हो, क्योंकि अभी ये ज्योग्राफिकली बहुत डिवाइडेड है, यानी अलग अलग देशों में थोड़ी थोड़ी कम्युनिटीज हैं। तो हर देश में ये मिनॉरिटी कम्युनिटी है। वैसे ये को बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन क्योंकि ये एक जगह पे इकट्ठी नहीं है, अलग अलग देशों में है, तो वहां ये काफी छोटी छोटी कम्युनिटी है, काफी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो कई बार इनको नजरअंदाज किया जाता है। जो देशों की डिसीजन मेकिंग होती है वहां पर इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसलिए ये अपने देश की मांग करते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा, जहां पर भी हम मेजोरिटी में हैं, उसको मिला के हमें एक इंडिपेंडेंट देश चाहिए, ताकि हम अच्छे से वहां पर रह सकें और वहां पे हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, जस्ट बिकॉज कि हम कुर्द हैं, हम एक अलग ट्राइब के हैं। अब देखिए, इनकी जो गोरिल्ला फोर्सेज है, किसकी? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK की, जिसको मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी अब्दुल्ला ओकालन ने बनाया था 1978 में। और एम मैंने बता दिया, कुर्दिस्तान का इंडिपेंडेंस है। तो ये तुर्किश आर्मी के खिलाफ काफी गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो इनके चले रहते हैं। कई बार ये कई लोगों को, कई तुर्किश आर्मी के जो जवान हैं उन्हें मार भी चुके हैं, लेकिन उसमें कई बार इनके अपने भी हजारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। PKK यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने सीजफायर डिक्लेयर किया था 2013 में, लेकिन इसको टर्की ने बहुत बुरे हाल से कोलैप्स कर दिया। अब देखो हुआ क्या कि 2015 में टर्की ने जब इस्लामिक स्टेट आईसिस, आप जानते हैं आईसिस के खिलाफ लगे वॉर को जब उन्होंने ज्वाइन किया टर्की ने, तो उस समय 2015 और उसके बाद से इन्होंने PKK के जितने भी टारगेट्स थे वहां पे बॉम्बिंग करना शुरू कर दी, मुख्यतः इराक में।
तो जो मेन टारगेट हुआ करते थे पीकेके के, वहां पे इराक में उन्होंने उसकी बॉम्बिंग करी। कब? जब उन्होंने वॉर अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट आईसिस जो था उसको ज्वाइन किया। तो ये 2015 से हुआ। और इसके बाद से क्या हुआ कि जो पीकेके ने सीजफायर डिक्लेयर किया था उसको इन्होंने कोलैप्स कर दिया। अब रेसेप ताइप एर्दोगन जो कि प्रेसिडेंट हैं तुर्की के इस समय, उनके समय से जो तुर्की है, पहले का नाम टर्की, वो काफी क्रैकडाउन कर रहा है पीकेके मिलिटेंट्स के ऊपर। अब देखो रेसेप ताइप एर्दोगन या इस समय जो टर्की की स्टैब्लिशमेंट है, वो इंडिया में तो बहुत बोलता है कि कश्मीर हमें आज़ाद चाहिए, पाकिस्तान की लाइन में वो चलता है, लेकिन अपने देश में अब देखो उसमें क्या हो रहा है। तो यही है, बिना मतलब का ये इंडिया में के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनमें घुसता रहता है, अपने देश में भी वही चीज़ हो रही है। तो शायद अब जो इसके यहाँ पे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रही है और इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, तब ये अब हमारे भारत की शायद कश्मीर की प्रॉब्लम को समझे कि इंडिया में जो हमारा कश्मीर है वहाँ पे पाकिस्तान के स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसकी वजह से कितने लोग मारे गए, कश्मीरी कितने मारे गए और कितने हमारे आर्मी के जवान मारे गए। शायद आज के दिन इसको ये बात की रियलाइजेशन हो रही होगी, क्योंकि हम जो इतने सालों से फेस कर रहे हैं, अब दोबारा वो तुर्की जो है उसको वो वही चीज़ फेस करने पड़ रही है। लेकिन रेसेप ताइप एर्दोगन को बड़ा ही कट्टर नेता माना जाता है, ये काफ़ी कट्टर इस्लामिक नेता इसे माना जाता है। पहले यहाँ पर एक हाजिया सोफिया नाम की इस्तांबुल में एक पहले मस्जिद थी, उसको जब ये देश बना तुर्की तो उसको एक म्यूजियम बना दिया गया था, इसने दोबारा से उसको मस्जिद बना दिया। तो इसका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि, और ये भी काफ़ी खबरों में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हाजिया सोफिया पहले म्यूजियम था, फिर इसको मस्जिद बना दिया गया। कहाँ पे है ये? इस्तांबुल तुर्की में, इसी इस्तांबुल में जहाँ पर ये हमला हुआ। अब ये जो तुर्की है इसने अंडर रेसेप ताइप एर्दोगन काफ़ी जो पीके के मिलिटेंट्स हैं इनके ऊपर क्रैकडाउन किया है। और ना सिर्फ मिलिटेंट्स बल्कि जो कुर्दिश सिविलियंस हैं, इंक्लूडिंग जो लॉ मेकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन जो है वो इसकी स्टैब्लिशमेंट रेसेप ताइप एर्दोगन कर रहा है। अगर हम तुर्की की गवर्नमेंट की बात करें तो ये बोलता है कि पीके के एक मिलिटेंट आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट है, और ये किसे टारगेट करता है? ये पुलिस, मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोशल एसेट जो हैं कंट्री के यानी तुर्की के, उन्हें ये टारगेट करता है। इसके साथ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे सिविलियंस के खिलाफ भी अटैक करती है, जो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी अटैक करती है। इसके साथ साथ एक्सटोर्शन, आर्म स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीकेके, ये पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुर्द्स की, कि असल में ये कुर्द हैं क्या, कौन लोग हैं, क्या इनको चाहिए, और जिनकी आज़ादी के लिए इस आउटफिट ने अभी हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में बॉम्बिंग करी। तो देखिए कुर्द जो हैं ये एक मेजर इथनिक ग्रुप है, ठीक है, जो कि माउंटेनियस जो जियो कल्चर रीजन है वहाँ पे रहता है, वो जियो कल्चर रीजन जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कुर्दिस्तान आज के समय आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो कि ये जियो कल्चर रीजन है, माउंटेनियस जियो कल्चर रीजन, क्योंकि ये अभी देश नहीं बना है। अब आने वाले समय में ये देश बन जाता है, आज़ादी इनको मिल जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है आप हमारे चैनल में बने ही रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, तो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी तो ये ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो अभी ये एक माउंटेनियस जियो कल्चर रीजन है जिसको हम कुर्दिस्तान कहते हैं, और कुर्द जो है वो इस रीजन में रहने वाले मेजर इथनिक ग्रुप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत से जो कुर्द्स हैं वो सदर्न और ईस्टर्न टर्की के जो हाईलैंड्स हैं, हमने कहा ना माउंटेनियस रीजन्स, तो हाईलैंड्स हैं, इसके साथ साथ नॉर्दर्न इराक है। हमने देखा था कि जब टर्की ने वॉर अगेंस्ट आईसिस ज्वाइन किया तो पीके के टारगेट्स को कहाँ पे उसने बॉम्बिंग करी? इराक ने। तो नॉर्दर्न इराक में ये पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में ये पाए जाते हैं, इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में ये पाए जाते हैं, और जो सदर्न आर्मीनिया है वहाँ पे ये सेवरल पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि ये किसी एक देश नहीं है, इनका कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पर ये मेजोरिटी में है। एक जियो कल्चर रीजन है, माउंटेनियस जियो कल्चर रीजन, जो कुर्दिस्तान है, जो ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट देश बने, लेकिन अभी ये डिवाइडेड हैं। टर्की में, इराक में, सीरिया में, ईरान में, आर्मीनिया में क्या हैं? सेपरेटेड हैं, डिवाइडेड हैं। तो इससे क्या होता है कि इन देशों में, वैसे तो ये बहुत बड़ा इथनिक ग्रुप है, लेकिन इन कंट्रीज में ये हो गई ना आपके पास इंटरनेशनल बाउंड्रीज,
तो उनमें वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए अब देखो, मान लो जैसे कि ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे जो कुर्द हैं वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अब ये 4 में डिवाइड हो गया। ऐसे करके देखिए, ये क्या हो गया, 4 में डिवाइड हो गया। ये एक देश बन गया, फिर ये एक देश बन गया, ये एक देश बन गया, और आपके पास मान लो ये एक देश बन गया। अब है तो ये मेजॉरिटी में वैसे, लेकिन इनका अपना देश रहा नहीं, तो ये क्या हुए, देखिए यहाँ पे इधर डिवाइड हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, और चारों जगह पे ये क्या बन गए, चारों जगह पे ये बन गए माइनॉरिटी। समझ रहे ना? तो ये चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी आज़ादी चाहिए। ठीक है, हमें मिनॉरिटी में नहीं मेजॉरिटी में रहना है, क्योंकि जब मिनॉरिटी में है तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। हमें जो, जैसे मैंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग जो होती है एक किसी भी पॉलिसी या किसी भी देश की, उसमें हमारा जो कोई भी कंट्रीब्यूशन पार्ट है नहीं। ठीक है, हमारे लिए कोई स्कीम नहीं निकल रही, कोई काम नहीं कर रहा। हम जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम देशों में क्या हैं, माइनॉरिटी हैं। समझ आई? तो ये एक कारण है कि अब इनकी ये मांग है कि हमें एक अलग देश दिया जाए। यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन है, तो ज्योग्राफिकल सेपरेशन की वजह से कुर्द जो हैं वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं काफ़ी देशों में, जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया कि ये हैं कुर्द। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए, तो एक ये देश बन गए, एक ये चारों में क्या हो गए, ये माइनॉरिटी में, क्योंकि ज्योग्राफिकल क्या है आगे, यहाँ पे ये देखो ज्योग्राफिकल क्या आगे, यहाँ पे सेपरेशन आ गई। तो इसकी वजह से कुर्द जो है वो काफ़ी देशों में माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। जिन देशों में ये रहते हैं उनमें से कुछ तो हमने पहले देखे, इराक हमने देखा, सीरिया हमने देखा, थोड़ा ईरान देखा, आर्मीनिया देखा, इसके साथ साथ जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान और जो ईस्टर्न ईरान है वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं, और टर्की में तो रहते ही हैं। तो इन जगहों पर भी इतने ज़्यादा देशों में ये डिवाइड हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पे क्या बन जाते हैं, माइनॉरिटी बन जाते हैं। अब देखिए, जो कुर्दिश नेशनलिज्म है इसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में ही हो गई थी, जब बहुत से कुर्दिश ट्राइब जो थी उन्होंने अडॉप्ट किया था इस्लाम को। अब देखो, ये मेजॉरिटी जो कुर्द होते हैं ये सुन्नी मुस्लिम होते हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सुन्नी और शिया मुस्लिम्स होते हैं, है ना। वैसे तो बोला जाता है कि 72 सेक्ट हैं पूरे इस्लाम में, जैसे आप दाऊदी बोरा देखते हो, फिर इसके साथ साथ आप जैसे अहमदियाज देखते हो। अहमदियाज के ऊपर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं खासकर जो सुन्नी हैं वो ये बोलते हैं कि ना तो शिया असली मुस्लिम्स हैं, ना अहमदिया असली मुस्लिम है। यही कारण है कि अगर आप चाहे बात करो पाकिस्तान की, चाहे बात करो अफगानिस्तान की, काफ़ी शियाओं को और अहमदियों को मारा जाता है, इनके साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन ये आपकी जो कुर्द कम्युनिटी है ये सुन्नी कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमें सेपरेट नहीं रहना है, हमें एक ही देश में रहना है। तो मेजॉरिटी जो कुर्द हैं वो क्या है, सुन्नी मुस्लिम। बाकी भी कुछ सेक्ट्स को कुछ कुर्द फॉलो करते हैं, हालांकि मेजॉरिटी सुन्नी है, लेकिन इसके साथ सूफीज़म को भी कुछ फॉलो करते हैं, और बाकी भी कुछ मिस्टिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कुछ कुर्द मुस्लिम जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो बेसिकली इस समय जो कुर्द हैं वो मेजॉरिटी क्या है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और वैसे ये सारे मुस्लिम्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी मेन जो चीज़ है वो यही है कि क्योंकि ज्योग्राफिकली सेपरेट है और वहाँ इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो ये चाहते हैं कि हम एक अपने लिए अलग देश बनाएं। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें कुर्द्स की, तो उनकी लैंग्वेज रिलेटेड है पर्शियन और पाश्तो के साथ, लेकिन इसके साथ साथ उनके कुछ अपने लोकल डायलेक्ट्स भी आते हैं जो थोड़े से आपको पर्शियन या पाश्तो से अलग दिखेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो कुर्द हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो किससे रिलेटेड है, पर्शियन लैंग्वेज और पाश्तो लैंग्वेज से। पर्शियन आता है आपके पारसी से, पारसी से आपके पास जैसे ईरान और इराक, तो कहा जाता है पहले यहाँ पे ये सारे के सारे पारसी हुआ करते थे, फिर यहाँ पे जब इस्लाम आया तो वहाँ पे जो पारसी थे उनको मारा जाने लगा, तो कई वो अलग अलग जगह भाग कर आए, उसमें से बहुत से लोग जो थे वो इंडिया में भी आए थे। यहाँ पर इन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया, यहाँ पे उन्हें शह दी गई, और अब तो ये इंडिया का ही पार्ट है। और इनके जो एक न्यू ईयर होता है उसको हम बोलते हैं नवरोज़। तो मैंने एक वीडियो में पारसी न्यू ईयर जो होता है नवरोज़ उसे कवर किया है, जहाँ पे मैंने नवरोज़ की पूरी हिस्ट्री बताई है, और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इंडिया में जो पर्शियन कम्युनिटी है वो कैसे आई।
तो उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर जब ईरान में मुस्लिम उन्हें मारने लगे तो वो भागकर इंडिया में आए, तो वहाँ से है ये पारसी। तो अभी तो ईरान और इराक है, लेकिन इनका पुराना नाम क्या था, पर्शिया। तो पर्शिया से आता है पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन और पाश्तो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं कुर्द्स, और बाकी इनके कुछ लोकल डायलेक्ट्स भी होते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पीकेके है इसका एम क्या है, ठीक है, और कुर्द क्या हैं, कुर्दिस्तान की मांग क्या है, और क्या कारण था जिसकी वजह से इन्होंने तुर्की में हमला किया। हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो सकती है, नॉर्मल लोगों के खिलाफ नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम यह है कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। गलत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, ठीक है ना। इनोसेंट लोगों का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल मैप है, इसका गरीब जनता या आम जो लोग हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए जो आपका संघर्ष है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, तुर्की की गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो इनोसेंट लोगों को मारना है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमें कुर्दिस्तान चाहिए तो हम लोगों को मार रहे हैं। आप अपनी मांग उठाओ, यूएन में उठाओ, बाकी देशों में उठाओ, और इसके साथ साथ आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ आप जो आपके जो संघर्ष है वो जो गवर्नमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट है उस देश की, उसके खिलाफ हो सकती है। लेकिन इनोसेंट लोगों को मारना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इस प्रकार के और भी काफ़ी देश हैं जहाँ पे सेपरेटिज्म होता है, जैसे कि अब जो तुर्की है उसका ही जो बड़ा मित्र देश है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, इसके यहाँ भी बलूचिस्तान का संघर्ष है। इसके बारे में भी आपने काफ़ी खबरें सुनी होंगी। तो वैसे बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान में है, वैसे ही जो कुर्दिस्तान की मांग है वो तुर्की में है। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।